नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं, हमने आपसे वादा किया था कि 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा से पहले आपको पूरा बिहार मैं अपने साथ घुमा दूंगा। तो हम लोग यात्रा पर निकले हुए हैं और आज जिस डिस्ट्रिक्ट में हम लोग जिला दर्शन करने चलेंगे, यात्रा पर चलेंगे, वो है सहरसा जिला। सहरसा जिला बेहद महत्वपूर्ण है। अब क्यों कह रहा हूं, एक तो मिथिला का क्षेत्र है, कोर मिथिला का एरिया जो है इसे माना जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं तो यहां पर एक जगह है जिस पर आप जानते हैं कि शास्त्रार्थ हुआ था वैदिक काल को लेकर के, और आदि गुरु शंकराचार्य यहां पर शास्त्रार्थ में हारे थे। शंकराचार्य पूरी दुनिया में डिबेट जीत करके आए थे शास्त्रार्थ करके, और उनको था कि उन वेदों की बहुत अच्छे जानकार थे। लेकिन उनको पता चला कि मिथिला एक जगह है भारत में, वहां पर बहुत विद्वान रहते हैं, तो क्यों ना वहां चला जाए। और वहां पहुंचते हैं वो फिर उस वक्त मिथिला का कौन सा जगह, सहरसा जिला। सहरसा में एक जगह है महिसी। आप में से अगर कोई वहां से है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। महिसी वो जगह चलते हैं और वहां पर एक डिबेट होता है किनके बीच, एक कह सकते हैं वैदिक दर्शन के बड़े प्रखर जानकार हुआ करते थे उस समय मिथिला में। उनका नाम था मंडन मिश्र। तो मंडन मिश्र और आदि गुरु शंकराचार्य में डिबेट शुरू होता है। लेकिन इस डिबेट के लिए एक जज भी तो चाहिए था जो ये तय करते कि उस डिबेट में, उस शास्त्रार्थ में जीते कौन। तो अब समझिए यहां पर जो कहने जा रहा हूं, उस वक्त वैदिक जो जितने भी मंत्रोच्चारण होते थे या वैदिक शास्त्र के जिनके पास जानकार था, अब सोचिए पुरुष भी कम पढ़े लिखे थे, महिलाओं की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेकिन मिथिला में एक से एक महिलाएं उस समय थी जो कि बहुत अधिक पढ़ी लिखी और शास्त्रार्थ की जानकार थी, और उन्हीं में से एक थी भारती। भारती कौन थी? मंडन मिश्र की वाइफ थी, पत्नी थी। ठीक है, अब जब इन दोनों में डिबेट शुरू हुआ तो भारती को ही जज बनाया गया। आप सोचिए भारती कितनी तटस्थ महिला रही होगी कि शंकराचार्य ने भी उन्हें अपना जज मान लिया, जबकि उनके पति ही डिबेट में थे। अब क्या हुआ कि दोनों के बीच शास्त्रार्थ शुरू होता है। लेकिन जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ, भारती को ऐसा लगा कि मंडन मिश्र शास्त्रार्थ में पिछड़ रहे हैं। अब फिर क्या था, भारती ने यह जिम्मा खुद ही उठा लिया। अब भारती का शास्त्रार्थ शंकराचार्य से चल रहा है, और वो शंकराचार्य थे आदि गुरु जो पूरी दुनिया को जीत करके आए थे। लेकिन भारती ने शास्त्रार्थ में शंकराचार्य को पराजित कर दिया। ये है कहानी। ठीक है, इसीलिए वो जगह जो है महिसी में आज भी स्थित है, और शंकराचार्य वगैरह की ये जो जितनी भी जानकारी है, केरल में ये जो है वहां पर भी एक मठ है, वहां पर ये तमाम जानकारी वह दिया गया है। मामला समझ में आया? तो आप समझ रहे हैं ना किस डिस्ट्रिक्ट के विषय में हम जानना चाह रहे हैं? सहरसा। सहरसा इसीलिए मैंने कहा बेहद महत्वपूर्ण जिला यहां पर पड़ता है। अब यहां पर देखेंगे सहरसा को लेकर के कुछ चीजें। हम लोग सबसे पहले इसकी चौहद्दी को एक तरह से समझ लीजिए। देखिए यहां पर अगर आप देखेंगे इसके पश्चिम में तो आपको दरभंगा जिला नजर आएगा। ठीक है, अगर इसके नीचे आप देखेंगे दक्षिण में तो खगड़िया नजर आएगा जो मुख्य रूप से है। ऊपर अगर उत्तर में देखेंगे सुपौल, सुपौल की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। कुछ हिस्सा जो इसका है उत्तर पश्चिम का, वह मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से जाकर के जुड़ता है। वहीं अगर पूरब में देखेंगे तो मधेपुरा जाकर के जुड़ता है। और आपने सुना होगा कि बिहार का शोक है कोसी नदी। कोसी जो है वह इसी बेल्ट से होकर के गुजरती है, यानी कि सहरसा जिला वह जिला भी है जो कि कोसी के प्रकोप को बुरी तरह से झेलता है। ठीक है, बाढ़ की समस्या यहां पर बनी रहेगी। आगे बढ़ जाएं। अब चलिए जनसांख्यिकी को लेकर के चर्चा करते हैं, और जाहिर सी बात है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग ही हम देखेंगे। हमारे पास वही डेटा है। प्रश्न पूछा जाएगा तो 2011 के जनगणना के आधार पर ही प्रश्न पूछा जाएगा। प्रश्न को ठीक से पढ़िएगा, क्योंकि एक बिहार सर्वे हुआ था, और बिहार सर्वे जो है, ध्यान दीजिए, बिहार सर्वे जो है वह 2022-23 में हुआ था। तो यहां ध्यान देना है, प्रश्न में आपको यह देखना है कि 2011 का सेंसस पूछा गया है कि बिहार सर्वे 2022-23 का पूछा गया है। अगर बिहार सर्वे का हो तो फिर यह डेटा के हिसाब से आपको नहीं चलना है। ठीक है, फिर विकल्प को पढ़ना है, उसके हिसाब से जवाब देना है। वैसे ज्यादा चांसेस होगा 2011 का सेंसस आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, जनसंख्या की बात करेंगे तो यहां पर सहरसा में देखेंगे बाकी डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले, अभी तक जो हम डिस्ट्रिक्ट देख रहे थे, सुपौल में भी आपको कम देखने को मिला था ना, ऐसे ही सहरसा में भी कम जनसंख्या देखने को मिलेगा। मतलब बाकी के मुकाबले कह रहा हूं वैसे कम जनसंख्या नहीं है। ठीक है, जैसे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी, इसके मुकाबले में कह रहा हूं जहां वहां पर जो जनसंख्या है वो 40 लाख के प्लस हुआ था,
है ना। कई जगह 45 लाख हुआ था, तो यहां पर 19 लाख ही देखने को मिलेगा। महिला की अगर बात करेंगे तो वह तकरीबन 9 लाख के आसपास, और पुरुष की बात करेंगे तो 9,97,9,97,000 10 लाख के आसपास पड़ता है। वृद्धि दर इसका भी देखना महत्वपूर्ण है। अगर एक दशक का वृद्धि दर देखते हैं, चूंकि लास्ट सेंसस 2011 और उससे जो लास्ट हुआ वो 10 साल पहले चले जाइए तो 2001 में, तो 2001 से 2011 तक इस 10 साल में जो वृद्धि दर जनसंख्या का होता है वह 26.02% होता है। यानी कि ये आंकड़ा बेहद चौंकाने वाला है कि बड़ी तेजी से यहां पर पॉपुलेशन 10 साल में निश्चित तौर पर बढ़ा है। अगर साक्षरता दर की चर्चा करेंगे, लिटरेसी रेट का, तो न्यूनतम साक्षरता वाला, और साक्षरता वाला में भी खास करके महिला साक्षरता वाला जिला, आप देखिए यह भी एक संयोग है। किस तरह से अतीत आपका स्वर्णिम रहा है, यह आवश्यक नहीं हो कि वर्तमान भी वैसा होगा। अगर आप सही से कर्म नहीं करेंगे तो यह होगा। अभी मैंने आपको भारती की चर्चा किया, विदुषी भारती कहते हैं भारती को, है ना। शंकराचार्य को हराने वाली भारती इसी डिस्ट्रिक्ट से हुई। तो महिला शिक्षा को लेकर के देखिए, कहा यह भी जाता है कि शंकराचार्य जब महिषी पहुंचे, महिषी ग्राम में, तो पानी भरने वाली कुछ महिलाएं थी, वह प्राकृत संस्कृत में वार्तालाप कर रही थी, तोते संस्कृत बोलते थे। अब सोचिए, वैदिक संस्कृत की बात कर रहा हूं। तो इतने ज्यादा महिलाएं जहां की जानकार पढ़ी लिखी थी, वह डिस्ट्रिक्ट आने वाले समय में देखिए, वर्तमान में आते आते न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला बन गया है। अब समझ रहे हैं अतीत कितना महान है, लेकिन वर्तमान में यहां पर काम करने की आवश्यकता है। सरकार को भी और लोगों को भी सामाजिक स्तर पर ध्यान देना चाहिए। अगर कुल देखेंगे तो वह 53.20 साक्षरता दर है। जाहिर सी बात है, साक्षरता दर बेहद कम यहां पर देखने को मिलेगा। पुरुष की साक्षरता दर भी, जहां पर बिहार के अन्य डिस्ट्रिक्ट का हमने 70 या 70 प्लस देखा, सहरसा में केवल 63% देखेगा, जो कि बेहद कम है। और महिला का तो और भी कम है, वो 41% के आसपास ही हमें देखने को मिलता है। लिंगानुपात, अब लिंगानुपात की जब चर्चा करेंगे तो सेक्स रेशियो का सबसे पहले मैं बता देता हूं, जो कि हम प्रत्येक दिन चर्चा करते हैं कि सेक्स रेशियो कहने का तात्पर्य है कि प्रत्येक 1000 मेल पर फीमेल की संख्या कितनी है। ठीक है, ये चीजें हम सामान्य लिंगानुपात में देखते हैं, और 906 फीमेल जो है 1000 पुरुष पर है, जो कि संख्या बहुत बेहतर नहीं है। इसमें बेहतरी के काफी गुंजाइश हैं। अब शिशु लिंगानुपात की बात करेंगे। शिशु लिंगानुपात जो होता है 0 से 6 साल तक के, जो देखा जाता है कि मेल और फीमेल का यहां पर नंबर निकाला जाता है कि कितने 1000 मेल पर जो है 0 से 6 तक कितनी फीमेल हो सकती हैं या हैं, और यह कहा गया है 933, यानी कि आने वाले समय में सामान्य लिंगानुपात यहां पर बढ़ने के आसार हैं। कैलकुलेशन करके ये ना समझ में आता है ना, तो ये बातें यहां पर ध्यान रखिएगा। सेक्स रेशियो में क्षेत्रफल देखेंगे तो 1687 वर्ग किलोमीटर देखेगा। जनघनत्व बाकी के मुकाबले देखेंगे तो लगभग आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा, 1127 पर वर्ग किलोमीटर, और गठन 1954 में होता है। चौहद्दी हमने पहले ही चर्चा कर लिया था कि उत्तर में सुपौल और मधुबनी, दक्षिण में खगड़िया, पूर्व में मधेपुरा, और पश्चिम में याद होगा मैंने आपको बताया था कि इसके दरभंगा है। भौगोलिक तत्व को देखते हैं। तापमान में अगर आप देखेंगे 31 डिग्री सेल्सियस है अधिकतम, जो कि बाकी के मुकाबले थोड़ा कम देखने को मिलेगा। न्यूनतम जो है 16.67 डिग्री सेल्सियस तक, जो बाकी के मुकाबले ठीक ठाक है। औसत वर्षा यहाँ बाकी के मुकाबले जो है देखेंगे जो सामान्य ही है, 948.48 मिलीमीटर है। समुद्र तल से ऊंचाई आपको 1661.3 मीटर देखने को मिलेगा। और देखिए मिट्टी कौन सा, जलोढ़ मिट्टी। अब जलोढ़ मिट्टी से कुछ बात समझ में आ रहा है। जलोढ़ मिट्टी कहने का तात्पर्य है कहां से, बाढ़ के द्वारा लाई गई मिट्टी यहां पर होगा। तो बताइए ये मिट्टी क्या होगी, लॉजिक लगाइए, उपजाऊ हो जाएगी ना। तो ये मिट्टी उपजाऊ होगी, यानी कि कृषि से जुड़ा हुआ ही मुख्य कार्य इस एरिया का होगा। और कृषि बिहार का मानसून पर निर्भर है, वर्षा पर यह निर्भर रहेगा। और मैंने क्या बताया था नदी के विषय में, कौन सी नदी बिहार की शोक है, कोसी नदी। और कोसी नदी वाकई बिहार की शोक है या मिथिला के हिस्सा की शोक है, मिथिला के हिस्सा की, उत्तर बिहार का। और उत्तर बिहार में कोसी बेल्ट यहीं पड़ता है, सहरसा में। तो यहां पर ध्यान देंगे, प्रमुख नदी में कोसी और कमला भी जो है वो यहीं पर। तो यहां तांडव मचाने का काम जो है कोसी कमला के जिम्मे रहता है। प्रशासनिक विभाग को लेकर के चर्चा करेंगे, प्रशासनिक विभाजन कैसा। अगर मुख्यालय की चर्चा करेंगे तो सहरसा उन्हीं डिस्ट्रिक्ट में है जिसका मुख्यालय उसी जगह पर हेडक्वार्टर क्या है, पड़ जाता है। और प्रमंडल
जो है वह कोसी में पड़ता है। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा मैंने आपसे एक चीज पूछा है यहाँ पर अनुमंडल, तो ये बताइएगा, मैं बता देता हूँ अनुमंडल की संख्या 2 है। अब 2 अनुमंडल कौन कौन से पड़ते हैं सहरसा में, ये जरा आप लोग के लिए आज का होमवर्क रहा असाइनमेंट में। कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं तो गंगा का उत्तरी मैदान बांगर मृदा कोशी नदी क्षेत्र में बिहार के 15 अत्यंत बाढ़ प्रवण वाले जिले जो हैं उसमें एक सहरसा भी आता है, ध्यान रखिएगा। सिमरी बख्तियारपुर झील है, घोड़े की नल जैसी यहाँ पर है, ये फेमस है, पूछा जा सकता है। मलबरी रेशम उद्योग भी है। ईंट निर्माण सहरसा का एक महत्वपूर्ण उद्योग के रूप में हमेशा ही जाना जाता रहा है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके अलावा शिव शक्ति पर्यटन परिपथ है जिसमें चंडी स्थान भी है, उग्रतारा मंदिर भी है, रक्तकाली मंदिर भी है। और राज्य का पहला पेपरलेस कलेक्ट्रेट जो है वो कौन सा हुआ, सहरसा। यानी कि यहाँ पर सारा काम जो कलेक्ट्रेट में है वो डिजिटली होता है और सहरसा देखेंगे बिहार का 19वां नगर निगम भी हो जाता है। तो एक जो फैक्ट है ये ध्यान रखिएगा, कलेक्ट्रेट अगर पूछा जाए जो पहला बनता है राज्य का बिहार का वो सहरसा ही है, इसीलिए यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की ज्यादा संभावना है। अब आप लोग यहाँ पर कमेंट में बताएंगे कि सहरसा के विषय में आप और अधिक क्या जानते हैं। आज के लिए इतना ही, अपना बेहद ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।